हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम टू के साई, आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर है 1.3 द कॉल ऑफ द सॉयल एसेंट ऑफ राइस, ये वाला चैप्टर रीड करेंगे। लाइन वाइज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ये चैप्टर आपका इंग्लिश युवक भारती की बुक से लिया गया है। आपकी यूनिट 1 का ये चैप्टर है। यूनिट 1 में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। उसका ये थर्ड 1.3 द कॉल ऑफ द सॉयल रिटन बाय वेंकट अय्यर, ये चैप्टर आज हम रीड आउट करेंगे इसमें। तो चलिए चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले हम जो ये वेंकटेश्वर अय्यर हैं इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है। एक इंट्रो जो है इनका वो देख लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के इस चैप्टर में ही दिया हुआ है। Venkateswaran Venkat Iyer, born in 1966. Venkateswaran Venkat Iyer is a science graduate and a certified project management professional. जो वेंकटेश्वरन अय्यर हैं उनका जन्म कब हुआ? 1966 में। और वे जो थे एक साइंस ग्रेजुएट थे और वो क्या करते थे? सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल थे, यानी कि प्रमाणित परियोजना प्रबंधन पेशेवर। प्रोफेशनल बोलते हैं पेशेवर को, और सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है प्रमाणित परियोजना प्रबंधन। He last worked with IBM in Mumbai as a project manager for software implementation. उन्होंने आखिरी बार जो है IBM मुंबई के साथ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। आफ्टर 17 ईयर्स इन दी IT इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री में जो IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इंडस्ट्री में 17 ईयर्स 17 साल देने के बाद ही क्विट इन 2004 टू लिव ऑन हिज ऑर्गेनिक फार्म इन पेट विलेज इन डहानू तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। 2000 मतलब IT में 17 साल IT उद्योग में रहने के बाद 2004 में उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहानू तालुका के पेठ गांव में अपने ऑर्गेनिक खेत में रहने के लिए नौकरी छोड़ दी। मतलब ऑर्गेनिक खेत में रहने के लिए मीन्स वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, 2004 में जो उनकी IT की जॉब थी उसको छोड़ दिया और पालघर डिस्ट्रिक्ट के अपने पालघर जिले के अपने डहानू तालुका के पेठ गांव में ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आ गए। हिज बुक मूंग ओवर माइक्रोचिप्स ट्रेसेस हिज ट्रांजिशन फ्रॉम टैची टू फार्मर, और उनकी जो पुस्तक है मूंग ओवर माइक्रोचिप्स में उन्होंने अपने 15 से 17 ईयर्स की अवधि में उनके तकनीकी विशेषज्ञ से किसान बनने तक के परिवर्तन का वर्णन किया है। मतलब कैसे वो एक IT प्रोफेशनल से एक फार्मर बने, ये पूरी की पूरी कहानी उन्होंने अपनी बुक जो है मूंग ओवर माइक्रोचिप्स जो IT का वर्ड है और मूंग जो है फार्मर का वर्ड है। खेतों में जो मूंग उगाए जाते हैं, हरे मूंग जिन्हें हम किचन में बनाते हैं और खाया जाता है, वही मूंग हैं ये। इट वॉज नॉट ए करियर चेंज, ये कोई करियर चेंज नहीं था कि मतलब उन्होंने खेत में रहने के लिए नौकरी छोड़ दी लाइक दैट, मतलब ऐसा कोई परिवर्तन नहीं था। बट ए लाइफ स्टाइल चेंज आई वॉज लुकिंग फॉर, लेकिन क्या था, ये एक लाइफ स्टाइल चेंज था। आपने भी देखा होगा कि शहरों का जीवन बहुत भाग दौड़ भरा होता है, वहाँ पर बहुत बिजी लाइफ होती है। बिजी लाइफ से मेरा मतलब बिजी गांव वाले लोगों की लाइफ भी होती है, बट वहाँ पर एक शांति होती है, पीस होती है, पॉल्यूशन कम होता है। और ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे तो मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी पॉल्यूशन होने की वजह से आदमी बहुत जल्दी टायर्ड फील करता है। He says about his decision to shift to the quieter environs of a village. Quieter means शांति और शांति वाले, और वो कहते हैं कि ऐसा उन्होंने किस लिए किया, मतलब गांव के शांत वातावरण में जाने के लिए अपने निर्णय के बारे में वे कहते हैं कि यह करियर परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये क्या था, जीवन शैली में बदलाव था जिसकी उन्हें तलाश थी। He insisted on practicing organic farming from the outset. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैविक खेती करनी शुरू की और उसी पर जोर भी दिया कि शुरू से ही उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक खेती करनी है। ही वॉज रेजोल्यूट इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस चैलेंजेस विच ही फेस्ड, मतलब बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी वो दृढ़ थे। ही वॉज रेजोल्यूट, वो दृढ़ थे, इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस चेंजेस, अनगिनत चुनौतियों के बावजूद भी विच ही फेस, जिसका उन्होंने सामना किया। Today not only does he deliver lectures on organic farming but also has joined hands with organic farmers and NGOs working in the organic field to propagate organic farming. आज वो क्या करते हैं, मतलब आज वो सिर्फ न कि लेक्चर ही देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, बल्कि उन्होंने क्या किया, केवल मतलब सिर्फ व्याख्यान ही नहीं देते हैं बल्कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक किसानों यानी कि ऑर्गेनिक जो फार्मर्स हैं यानी कि जो सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके साथ और जो ऑर्गेनिक फील्ड हैं उसमें काम करने वाले जो
सरकारी संगठन है और जो NGOs है मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वो भी ऑर्गेनिक खेती की तरह वर्क करती हैं। लोग ऑर्गेनिक खेती की को बढ़ावा क्यों देते हैं? क्योंकि जब खेती होती है उसमें जो केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है वो बहुत हार्मफुल होता है। उससे बचने के लिए ऑर्गेनिक खेती करने की, ऑर्गेनिक फूड खाने की सलाह दी जाती है। तो इस वजह से वो क्या किया, उन्होंने जैविक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे सरकारी संगठनों के साथ भी हाथ मिला लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज़मीन कम से कम तबाह ना हो। मतलब टू एंश्योर दैट द लैंड एट लीस्ट इज़ नॉट रावेज, मतलब कम से कम ज़मीन खराब ना हो। वाइल दे ट्राई टू मेक ए लिविंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर, जबकि वो एग्रीकल्चर से कमाना चाहते हैं, मतलब उसी से अपना जीविकोपार्जन भी करना चाहते हैं। कैसे करके? खेती करके। तो ये था वेंकटेश्वरन अय्यर के बारे में इंट्रोडक्शन, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है कि वो कब पैदा हुए थे और कैसे थे, उन्होंने कैसे ऑर्गेनिक खेती शुरू की, और वो एक IT प्रोफेशनल थे। ऑल दैट इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। तो चलिए अब आगे चैप्टर रीड करते हैं। इस पूरे चैप्टर को मैंने ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स डाल दिए हैं आगे, 1, 2, मतलब हर पैराग्राफ के आगे एक नंबर दे दिया है। जैसे ये पहला पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। अगर किसी भी पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। द कॉल ऑफ द सॉयल, यानी कि मिट्टी की पुकार, ये हमारे इस चैप्टर का नाम है। ए सेंट ऑफ राइस मीन्स चावल की सुगंध। द फर्स्ट क्रॉप, पहली फसल। It was April 2004. I stood in the middle of the lush green field of moong, green gram, and looked around me. ये अप्रैल 2004 की बात है। मैं मूंग के हरे भरे खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने चारों ओर देखा। आई स्टूड इन द मिडिल ऑफ द लश ग्रीन, मतलब मूंग के हरे भरे खेत के बीच में, स्टूड इन द मिडिल बीच में खड़ा हो गया, एंड लुक्ड अराउंड मी, और अपने चारों तरफ देखा। लश का मतलब होता है थिक, घना, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका गैस करो मीनिंग, तो इसका मीनिंग होता है थिक। लश ग्रीन फील्ड यानी कि मूंग के हरे भरे खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने चारों तरफ देखा। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज, ये सूर्योदय से ठीक पहले था। एंड द स्काई वॉज टर्निंग ए ब्राइट ऑरेंज, और जो आकाश था वो चमकीले नारंगी रंग में बदल रहा था। द ग्राउंड वॉज डैम्प, डैम्प का मीनिंग होता है नम, जमीन जो थी वो नम थी। एंड द लीव्स वर शाइनिंग विद ड्यू, और जो पत्तियां थी वो शाइनिंग विद ड्यू, ड्यू कहते हैं ओस की बूंदे, और पत्तियां जो थी वो ओस की बूंदों के साथ चमक रही थी। यानी कि रात भर में पत्तियों पर ओस गिरी हुई थी, और वो सुबह सुबह, क्योंकि सूर्योदय से पहले का समय था, सूर्योदय का समय था, तो सूरज की हल्की हल्की किरणों के साथ जो थी वो पत्तियां भी चमक रही थी। माई बेयर फीट, मेरे नंगे पैर, बेयर का मतलब होता है नंगा, फीट मतलब पैर, मेरे माई बेयर फीट वर मडी, मेरे नंगे पैर जो थे उनमें मिट्टी लगी हुई थी। मतलब एज आई वॉकड अराउंड द जिंजरली, मतलब जब मैं, जिंजरली का मतलब होता है, मतलब जब मैं उसमें घूमता था, निरीक्षण करते हुए, वेरी कॉशियसली मतलब ध्यानपूर्वक, इंस्पेक्टिंग द प्लांट, जब मैं उन पेड़ पौधों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था तो मेरे जो पैर थे वो मैले हो जाते थे, उन पर मिट्टी लग जाती थी। यानी कि अब खेतों में तो मिट्टी होती है, उसमें चलेगा तो ऑब्वियसली किसी के भी पैर में मिट्टी ही लगेगी। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। अराउंड मी वर रॉज ऑफ चीकू ट्रीज एंड बिलो ए डेंस फॉलिएज ऑफ मूंग, मेरे चारों तरफ चीकू के पेड़ों की कतारें थी और नीचे मूंग की घनी पत्तियां थी। ए डेंस फॉलिएज ऑफ मूंग का मतलब है घनी पत्तियां, किसकी? मूंग की। यहाँ पर मीनिंग ये भी दिया हुआ है, देखिए फॉलिएज, द लीव्स ऑफ ए ट्री और ए प्लांट, एक पौधे या पेड़ की पत्तियां। तो यहाँ पर लिखा है डेंस मतलब घनी। मेरे चारों तरफ क्या थे? मेरे चारों तरफ चीकू के पेड़ों की कतारें थी और नीचे मूंग की घनी पत्तियां थी। एट दैट पॉइंट, उस समय, आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर, उस समय और किसी भी चीज़ के लिए मैं नहीं मांग सकता था। मतलब वो इतना हैप्पी था वो सब देख के कि उसे और कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। द मूंग प्लांट्स नॉट मोर देन 2 फीट टॉल, और जो मूंग के पौधे थे वो 2 फीट से ज़्यादा के नहीं थे। हैड ग्रीन पॉड्स हैंगिंग आउट, और उनमें से हरी फलियां लटक रही थी। ग्रीन पॉड्स मीन्स फलियां, ग्रीन पॉड्स उसमें से लटक रही थी। हैंगिंग आउट मीन्स बाहर लटक रही थी। The pods were not yet ripe and there was a light fudge growing on them, और जो ये फलियां थी ये अभी तक पकी नहीं थी और उन पर हल्की झाग निकल रही थी, एक वाइट कलर की ऐसे झाग जैसी निकल रही थी। There was still some time before the harvest, अभी फसल की कटाई में कुछ समय बाकी था। I felt exhilarated, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा था। exhilarated मतलब प्रफुल्लित महसूस कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। 2 पैराग्राफ आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं पैराग्राफ 3 की ओर।
I stood watching the sunrise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house, a white structure in the middle of this greenery. मैं सूरज को बाढ़ के पार ऊंचे पेड़ों के ऊपर से उगते हुए देख रहा था और धीरे धीरे इस हरियाली के बीच में एक सफ़ेद संरचना, यानी कि आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबव द टावरिंग ट्रीज, मतलब जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे ना, टावर बोलते हैं ना, शहरों में टावर होती हैं भाई, हाई राइज टावर्स होती है, मतलब उसमें 20-20 मंजिला के मकान होते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं जो था सूरज को देख रहा था, आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबव द टावरिंग ट्रीज, मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर से, द फेंस टॉवरिंग द ट्रीज अक्रॉस द फेंस, फेंस होती है बाढ़, मतलब बाढ़ के पार, मतलब एक बाढ़ लगी हुई थी उसके खेत के चारों तरफ, उसके पार ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे थे और वहाँ से वो क्या देख रहा था, उगते हुए सूरज को देख रहा था। एंड स्लोली मेड माई वे बैक टू द हाउस, और धीरे धीरे मतलब घर वापस आ गया। बैक टू द हाउस मीन्स घर वापस आ गया, मेड माई वे अपना रास्ता लिया, मतलब घर वापस आ गया। ए वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ दिस ग्रीनरी, और इस हरियाली के बीच में एक सफ़ेद संरचना, मतलब लाइट आ गई अब उसके खेतों में। आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज द ऑनर ऑफ दिस लैंड, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मतलब उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इन खेतों का मालिक था। मतलब बिलीव होता है विश्वास, भरोसा, दैट आई वॉज द ऑनर, ऑनर होता है मालिक। वो कह रहा है कि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं इन खेतों का मालिक था, इस ज़मीन का मालिक था। एंड आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप, कि मैं इस ज़मीन का, इस भूमि का मालिक था और मैं अपनी पहली फसल को देख रहा था। आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप, और मैं अपनी पहली फसल को देख रहा था। एज, आगे चलते हैं, एज ए फार्मर, एक किसान के रूप में। आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड, जब मैं ज़मीन के लिए एडवांस पैसे दे चुका था उसके मालिक को, मतलब ज़मीन के लिए अग्रिम पैसे देने के बाद, एज ए फार्म, आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड, जब मैं ज़मीन के लिए अग्रिम पैसे दे चुका था, यानी कि ज़मीन के लिए अग्रिम पैसे देने के बाद, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फैमिलियर विथ फार्मिंग, कि मेरे पास खेती से परिचित होने के लिए कुछ समय होगा। मतलब उसने सोचा अभी तो मैंने जगह ही खरीदी है, उसके बाद आराम से मैं जो था रिसर्च करूँगा और सोचूंगा कि मैं कब खेती कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्या क्या चाहिए। बट लेकिन मोरू दादा दी ब्रोकर हु गॉट अस दी लैंड, लेकिन मोरू दादा दलाल जिसने हमें क्या किया था, हमें ज़मीन दिलवाई थी, हैड अदर आइडियाज़, उसके तो कुछ और ही विचार थे। मतलब मोरू दादा जो थे, दलाल थे जिन्होंने उसको ये ज़मीन दिलाई थी, उनका तो कुछ और ही विचार था, मतलब कुछ और ही वो सोच रहे थे। ही वॉज कीन, वो बहुत उत्सुक थे, दैट वी प्लांट मूंग एट वंस, उनकी इच्छा थी कि हम एक बार में मूंग बो दें। प्लांट मतलब होता है बोना होगा ना, मूंग एट वंस का मतलब होता है तुरंत। मतलब उनकी क्या इच्छा थी कि अब ज़मीन तो ले लिए, हम तुरंत ही एक बार उसमें मूंग बो दें। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट वी कुड सो एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट। मैं तो अभी तक किताबें ही पढ़ रहा था इस बारे में कि हम क्या बो सकते हैं, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि हम क्या बो सकते हैं और हमें इसके बारे में कैसे जाना चाहिए। हाउ वी शुड गो अबाउट इट, इसका मतलब होता है इसके बारे में कैसे जाना चाहिए, हाउ वी शुड गो अबाउट इट। मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म, लेकिन जो मोरू दादा थे वो काफ़ी पक्के थे, एकदम पक्के थे कि मूंग बोना ही बोना है। ही सेड द सीज़न वॉज राइट, उन्होंने कहा कि सीज़न जो था, मौसम जो था वो एकदम अनुकूल था, किसके लिए, फॉर सोइंग मूंग की बुआई के लिए। एंड द बेस्ट सीड्स वर अवेलेबल इन सूरत इन द एडजेसेंट स्टेट ऑफ गुजरात, और जो बेस्ट सीड्स थे, जो सबसे अच्छे बीज थे बुआई के लिए मूंग की, वो कहाँ पे उपलब्ध थे, पास गुजरात स्टेट के जो पास में ही है, गुजरात स्टेट के कहाँ पर, सूरत में। गुजरात जो है वो महाराष्ट्र के पास में ही है, सूरत जो है वो पास में ही है। तो कह रहा है वहाँ पर बहुत अच्छे मूंग के बीज जो थे वो अवेलेबल थे, उपलब्ध थे। 3rd नंबर पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 4th पे। आई मेड ए क्विक ट्रिप टू सूरत एंड बॉट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूंग। मैं जल्दी से, मतलब तेज़ी से सूरत गया और करीब 10 किलो मूंग खरीदा, मतलब तुरंत ही वो सूरत चला गया। मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रैक्टर टू प्लो द लैंड एंड क्विकली प्लांटेड मूंग ऑल ओवर द प्लेस। और मोरू दादा ने ज़मीन जोतने के लिए अपना ट्रैक्टर किराए पर लिया और जल्दी से सभी जगह मूंग की फसल लगा दी। प्लांटेड मीन्स प्लांट करना, लगाना। क्या लगाया उन्होंने, मूंग। क्विकली मतलब तेजी से। रेंटेड हिज ट्रैक्टर मतलब अपना ट्रैक्टर उधार पे लिया। टू प्लो मतलब जोतने के लिए।
यानी कि मोरू दादा ने खेत को जोतने के लिए अपना ट्रैक्टर किराए पर लिया और जल्दी से सभी जगह पर मूंग की फसल लगा दी। अब आते हैं पैराग्राफ 5 पे। हर पैराग्राफ के आगे एक नंबर डाल दिया है मैंने, सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अगर किसी भी पैराग्राफ में कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं नंबर 4 पैराग्राफ में हमें ये क्वेश्चन रेज हो रहा है, या फिर पैराग्राफ वाइज हम आगे को क्वेश्चन करेंगे तो भी हमें ईजी पड़ेगा। A few days later, कुछ दिनों के बाद, we were overjoyed to see tiny green leaves. हम जो थे बहुत खुश हुए छोटी छोटी नन्ही हरी पत्तियां देखकर। नन्ही हरी पत्तियां, टाइनी ग्रीन लीव्स मतलब नन्ही हरी पत्तियां। आई हैड नेवर सीन मूंग ग्रोइंग बिफोर एंड वॉज थ्रिल्ड एट द साइट। मैंने पहले कभी मूंग को बढ़ते हुए नहीं देखा था और यह देखकर रोमांचित हो गया था। इट वॉज द सेम थ्रिल, थ्रिल मतलब तो होता है रोमांच, यह वही रोमांच था। I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Ville Parle in Mumbai. ये कह रहा है कि ये वही रोमांच था, वैसी खुशी थी जो मैंने एक युवा लड़के के रूप में महसूस किया था। कब? जब मैंने मुंबई में विले पार्ले में रेलवे क्वार्टर में लगाए गए हिबिस्कस के पहले फूल को देखा था। यानी कि मुंबई के रेलवे क्वार्टर को जो कि विले पार्ले में था, उसमें उसने एक हिबिस्कस यानी कि जिसे आप जासवंत बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं, उसका पेड़ लगाया था। और उसमें जब पहला फूल आया था तो वो बहुत रोमांचित हुआ था। वही रोमांच, वही खुशी उसे अब आज हो रही है। कब? क्या देख के? जब उसने खेत में हरी हरी मूंग की नन्ही नन्ही पत्तियां देखी। आई वॉज ग्रेटफुल टू हैव टेकन मोरूज एडवाइस। और मैं मोरू की सलाह लेने के लिए अपने आप को आभारी समझ रहा था। मतलब मैं मोरू की सलाह लेने के लिए आभारी था, क्योंकि मोरू दादा की बात मानी उसने और मोरू दादा ने कहा अभी बिल्कुल सही समय है मूंग लगाने के लिए। देखिए इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड वर्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड्स बताओ। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड्स बहुत ही आपको चैप्टर पढ़ते ही समझ में आ गए और बिना चैप्टर के भी पता होगा। फील्ड खेत होता है, यहाँ पर मूंग है, ग्राउंड है जमीन, पत्तियाँ लीव्स, प्लांट्स पौधे, ट्रीज पेड़, हार्वेस्ट फसल, ग्रीनरी हरियाली, लैंड क्रॉप्स, फार्मर। लैंड भी जमीन को बोलते हैं, क्रॉप फसलों को बोलते हैं, फार्मर किसान को बोलते हैं, फार्मिंग खेती को बोलते हैं, सीड्स बीजों को बोलते हैं, सो उगाना, सीजन मीन्स मौसम। ये इसी में से लिखे गए हैं और भी आप वर्ड ढूंढ के लिख सकते हैं। फाइंड वर्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए पैराग्राफ 6 की तरफ मूव करते हैं। The next thing मोरू दादा wanted to do was spray some pesticide on the plants. स्प्रे होता है छिड़काव करना, पेस्टिसाइड्स तो आपको पता ही है कीटनाशक होते हैं। अगली जो चीज़ है वांटेड का मतलब होता है चाहते, और अगला काम मोरू दादा क्या करना चाहते थे, वो पौधों पर कुछ कीटनाशक का छिड़काव करना चाहते थे। टू डू वॉज स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स ऑन द प्लांट्स, वो पौधों के ऊपर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहते थे। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट इट वुड गिव ए हायर यील्ड। यील्ड YIELD इसको बोला जाता है यील्ड। उन्होंने ये दावा किया कि इससे फसल अच्छी होगी, इससे अधिक उपज होगी। दिस वॉज समथिंग वी डिडंट वॉन्ट टू डू, और यही वो चीज़ थी जो हम नहीं करना चाहते थे। यानी कि वो तो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, केमिकल्स से दूर रहना चाहते थे। वी वर क्लियर, और हम बिल्कुल स्पष्ट थे। मतलब कैसे स्पष्ट थे? उनको पता था कि हमें जो है कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है। वी वर क्लियर दैट वी वुड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट हिम, और हम बिल्कुल निश्चित थे कि हम किसी भी रासायन का, केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे, और उसे समझाने की कोशिश की। वी एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम, और उन्हें ये समझाने की कोशिश की, किसे? मोरू दादा को। ही रिएक्टेड एज इफ वी हैड सजेस्टेड हाराकीरी, और उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी, ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे हमने हाराकीरी का सुझाव दिया था। हाराकीरी क्या है? हाराकीरी जो है एक फॉर्मल वे है ऑफ किलिंग योरसेल्फ, जिसमें आपको खुद को ही मारना होता है, अपना कटिंग ओपन योर स्टमक विद ए शॉर्ट, एक तलवार से अपना पेट फाड़ के। देखो ये क्या था, ये एक फॉर्मली प्रैक्टिस थी जो जापान के मेंबर्स के द्वारा की जाती थी। कौन से मेंबर्स के द्वारा? जो वॉरियर क्लास के होते थे, योद्धा क्लास के। जब उनको डिसग्रेस किया जाता था, उनका अपमान किया जाता था और सेंटेंस टू डेथ, और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में उनको खुद ही तलवार से अपना पेट फाड़ के अपने आप को खत्म करना होता था, और इसी प्रथा को क्या कहा जाता था? हाराकीरी कहा जाता था। तो वो कह रहा है जब मैंने मोरू दादा को पेस्टिसाइड छिड़कने से मना किया तो उन्होंने ऐसे रिएक्शन दिया जैसे हमने हाराकीरी का सुझाव दे दिया, मतलब खुद ही अपनी मृत्यु का सुझाव दे दिया। It took a lot of convincing to ensure that मोरू दादा and his friends didn't use any chemicals on the farm. और उसको क्या किया? मोरू दादा और उनके दोस्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक उन्हें समझाना पड़ा कि वे खेत में किसी भी रासायन का उपयोग न करें।
दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया टू अंडरस्टैंड, ये समझने से हाउ क्रॉप्स कुड ग्रो विदाउट स्प्रे, और उन्होंने ये समझने से ही मना कर दिया कि भाई स्प्रे नहीं छिड़केंगे तो फसलें कैसे होगी। मतलब उनका एक माइंड सेट था कि नहीं, जब हम केमिकल का स्प्रे करेंगे उसके बाद ही उपज जो थी अच्छी होगी, फसलें अच्छी होगी। लेकिन जो राइटर है वेंकटेश्वरन अय्यर, उन्होंने पूरा का पूरा अपनी ताकत लगा दी उनको समझाने के लिए कि नहीं, हमें केमिकल का छिड़काव नहीं करना है। पैराग्राफ 6, कॉन्ट्रेरी टू वॉट एवरी वन हैड टोल्ड अस, सभी ने हमें जो बताया था उसके विपरीत। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। नेचर डिड हर जॉब, प्रकृति ने अपना कार्य किया। एंड शी नीडेड नो ब्राइब्स टू गेट द वर्क डन, ब्राइब का मतलब होता है घूस, और प्रकृति को किसी घूस की ब्राइब की आवश्यकता नहीं थी अपना कार्य करने के लिए। यानी कि प्रकृति ने अपना काम किया और उसे किसी रिश्वत की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब पौधे उग गए बिना केमिकल के ही। Soon it was harvest time, और जल्दी ही फसलों की कटाई का समय आ गया। एंड वी मैनेज्ड रिस्पेक्टेबल 300 किलोग्राम, और हमने 300 किलोग्राम का सम्मान किया। वी मैनेज्ड रिस्पेक्टेबल मतलब उनको 300 किलोग्राम मूंग हुए। एन ऑफुल लॉट ऑफ मूंग, मतलब बहुत सारी फसल हुई। किसकी फसल हुई? मूंग की, 300 किलोग्राम की। एंड विद ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और इसके साथ साथ 300 किलोग्राम मूंग भी आए और उनमें ढेर सारा आत्मविश्वास भी आ गया। नाउ आई वॉज सर्टेन, अब मैं बिल्कुल निश्चित था। द लैंड वॉज फर्टाइल, कि ये जो भूमि थी ये उपजाऊ थी। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। एंड दैट इट वॉज पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स, और ये संभव था कि यहाँ पर बिना केमिकल्स के फसलों को उगाया जा सकता था। ग्रो मीन्स उगाना, क्रॉप्स मीन्स फसलें। इट वॉज ए मेजर मोरल बूस्टर, और यह क्या था? एक प्रमुख मनोबल बढ़ाने वाला था। इट वॉज ए मेजर मोरल बूस्टर, मोरल होता है मनोबल और बूस्टर होता है मतलब बढ़ाने वाला। बूस्ट होता है बढ़ाना, बूस्टर मीन्स बढ़ाने वाला। लास्ट पैराग्राफ नंबर 8, द सेंट ऑफ राइस, चावल की खुशबू। द फर्स्ट ईयर आई वॉज लेट फॉर राइस सोइंग सीजन, पहले साल जो था मैं चावल की बुआई के मौसम में मुझे देर हो गई। एंड हैड टू स्टार्ट ग्रोइंग दी GR4 वैरायटी। GR4 जो है वो चावल की एक वैरायटी का नाम है। एंड हैड टू रिजॉर्ट टू ग्रोइंग दी GR4 वैरायटी, और मुझे क्या करना पड़ा? मुझे सिर्फ GR4 किस्म उगाने का सहारा लेना पड़ा। पेज नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। पैराग्राफ 8 हमारा चल रहा है। As was short term and recommended by the agricultural officers at कोसबाद, ये जो था मतलब कोसबाद में जो कृषि अधिकारी थे उनके द्वारा ये कैसा था? अल्पकालिक और अनुशंसित था। द नेक्स्ट ईयर वी डिसाइडेड दैट वी वुड स्टार्ट अर्ली, और अगले साल हमने सोचा कि हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। एंड ट्राई टू फाइंड सम गुड ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ राइस टू ग्रो, और कुछ अच्छी किस्म की चावल जो थी वो हमने रिसर्च करने मतलब उन्होंने सोचा कि हम कोशिश करेंगे कि बहुत गुड, अच्छा ट्रेडिशनल पारंपरिक चावल हम उगाएं। We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers. हमने जो थी चावल की पारंपरिक किस्मों के बारे में पढ़ा था, और यह जानते थे कि उन्हें बहुत अधिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक जो खेती में डाले जाते हैं, जैसे कि गाय का जो गोबर है वो खेतों में ज़्यादा डाला जाता है, वो भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। दीज वेराइटीज़ फॉर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्टेड पेस्ट, ये किस्में भी काफ़ी मजबूत और कीट प्रतिरोधी थी। रेसिस्टेड पेस्ट होते हैं कीट पतंगे, मतलब कीट प्रतिरोधी थी। एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्वाइट मीन्स मजबूत, क्वाइट स्ट्रॉन्ग मतलब बिल्कुल मजबूत थी, बहुत मजबूत थी, काफ़ी मजबूत थी। We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all. और हमें यकीन था कि यह इस प्रकार का चावल है जो हमारे खेत में अच्छी तरह से पैदा होगा, जहां हम किसी भी रसायन का उपयोग नहीं करते हैं। Our previous year's experience low yield had taught us a lesson and we were sure we would not plant hybrids this year. हमारे पिछले साल के अनुभव और कम उपज ने हमें एक सबक सिखाया था, और हमें यकीन था कि हम इस साल हाइब्रिड पौधे नहीं लगाएंगे। हाइब्रिड होते हैं शंकर पौधे। वी वुड नॉट प्लांट हाइब्रिड्स दिस ईयर, और हम इस साल हाइब्रिड पौधे जो थे वो नहीं लगाएंगे। वो कैसा पौधा लगाना चाहता था? वो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक चावल था वो उगाना चाहते थे, हाइब्रिड वाला नहीं। अब आते हैं पैराग्राफ 9 की तरफ। इन अप्रैल 2005 में क्या हुआ? अप्रैल 2005 में वी स्टार्टेड टू लुक फॉर ए गुड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल राइस, हमने ट्रेडिशनल राइस की जो थी अच्छी वेराइटी को ढूंढना शुरू कर दिया। लुक फॉर होता है ढूंढना, सर्च करना। It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice.
ये कौन था? अप्रैल 2005 में हमने पारंपरिक चावल की अच्छी किस्म की तलाश जो थी वो शुरू की। यह गांव में हमारे पड़ोसियों में से एक था। कौन था? मुंबई का एक व्यापारी जिसके पास ज़मीन थी और जिसने हमें सुझाव दिया कि हम स्थानीय सुगंधित किस्म के चावल बोते हैं। मतलब उसने हमें क्या कहा कि हमें ना, उसने हमें सजेशन दिया कि हमें जो स्थानीय मतलब लोकल, जो लोकल खुशबू वाला चावल है, वैरायटी है चावल की, वो हमें उगाना चाहिए। मोस्ट ऑफ दिस फार्मर्स इन एंड अराउंड द विलेज ऑफ पेट हैड स्विच्ड ओवर टू हाइब्रिड। और ज़्यादातर किसानों ने जो हाइब्रिड, मतलब जो किसान थे पेट के और उसके आसपास के, उन्होंने हाइब्रिड चावल उगाने की तरफ स्विच ओवर कर लिया था, यानी कि वो जो थे हाइब्रिड संकर किस्मों की और उन्होंने अपना रुख कर लिया था, वो हाइब्रिड चावल उगाने लगे थे। दी यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स थॉट आई वॉज क्रेजी टू आस्क फॉर द देसी वेराइटी एज दे कॉल्ड इट। और जो यंगर जनरेशन थी, मतलब जो युवा किसानों की जो युवा पीढ़ी थी, उसने सोचा कि हम जो थे, मैं देसी किस्म के लिए पूछने वाले के लिए पूछ रहा हूँ ना बार बार, तो मैं एक पागल इंसान हूँ, मतलब उनको मैं बेवकूफ़ लग रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। My regular visit to the villages around searching for a good traditional variety also didn't yield any result and we were almost giving up। और वो कह रहा है कि मतलब एक अच्छी पारंपरिक किस्म की तलाश में आसपास के गांव में मेरी नियमित यात्राओं का भी कोई परिणाम नहीं निकला और हम उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे। मतलब also didn't yield any result, मतलब उसने कोई भी परिणाम नहीं निकला, and we were almost giving up hope, और हमने लगभग आशा ही छोड़ दी थी। पैराग्राफ 10, आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई। और फिर उसने क्या सोचा राइटर ने कि मुझे एक लास्ट कोशिश, मतलब आखिरी कोशिश करनी चाहिए, तो उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला लिया। एंड स्पोक टू बब्बन्स फादर, और बब्बन के पिता से बात की, एंड सम अदर एल्डर्स, और कुछ अन्य बुजुर्गों के साथ भी। आफ्टर मैनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, काफ़ी मतलब मीनिंगफुल, मतलब जो महत्वपूर्ण थी, मतलब जिनसे कोई सार्थक थी, जिनसे कोई मतलब निकले, अर्थ निकले, ऐसी जो थी मीनिंगफुल जो थी, सार्थक थी, और बहुत सारे लोगों के साथ सार्थक बातचीत करने के बाद दे मेंशन द नेम ऑफ कसबाई। उन्होंने किसका नाम बताया? कसबाई का नाम बताया। कसबाई क्या है? एक पारंपरिक चावल है। कसबाई इज ए ट्रेडिशनल, पैराग्राफ 11, कसबाई is a traditional long grained rice variety which has a distinct aroma though much milder than बासमती। और कसबाई क्या है? एक पारंपरिक लंबे दाने वाले चावल की किस्म है जिसमें एक अलग सुगंध होती है, हालांकि यह बासमती की तुलना में बहुत अधिक स्वादिष्ट होती है। इट इज़ ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, ये एक लंबी अवधि की फसल है। एंड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेंबर्ड ग्रोइंग इट ईयर्स एगो, और ज़्यादातर लोगों को, अधिकांश वृद्ध लोगों को वर्षों पहले इसे उगाना ही आता है, मतलब बहुत साल पहले वो लोग उगाते थे, अब तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करने लगे हैं? हाइब्रिड उगाने लगे हैं। बट दे ऑल शुक देयर हेड्स व्हेन आई आस्क्ड देम अबाउट द सीड्स एंड टोल्ड मी दैट इट हैड डिसअपीयर्ड। लेकिन जब मैंने उनसे बीजों के बारे में पूछा तो उन सभी ने ना में अपना सिर हिला दिया और मुझे बताया कि वह गायब हो चुके हैं, डिसअपीयर हो चुके हैं। पैराग्राफ 12, द टेल्स ऑफ कसबाई मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट। और कसबाई की कहानियों ने, मतलब इतना सुन लिया ना कसबाई के बारे में कि कसबाई की कहानियों ने हमें इसे पाने के लिए दृढ़ कर दिया था, मतलब वो डिटरमाइंड था, पूरा दृढ़ निश्चय था कि मुझे कसबाई को ढूंढना ही ढूंढना है। वी डिसाइडेड दैट इफ वी डिड मैनेज टू गेट सम सीड दिस वुड बी ए ग्रेट राइस टू ग्रो। उसने फैसला किया कि अगर हम कुछ बीज प्राप्त करने में कामयाब रहे तो यह उगाने के लिए एक बढ़िया चावल होगा। आई थॉट द गवर्नमेंट में नो समथिंग अबाउट इट, और मुझे यकीन था कि गवर्नमेंट को कुछ इसके बारे में पता होगा। आई विजिट टू द एग्रीकल्चर ऑफिसर, और मैं जो थी एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिला। एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन होता है? कृषि अधिकारी। वॉज एनलाइटिंग, और कृषि अधिकारी का दौरा जो था ज्ञानवर्धन था, मतलब उसे बहुत खुशी हुई। एनलाइटनिंग मतलब ज्ञानवर्धक था, फुल ऑफ नॉलेज था। He had not even heard of this rice variety, उसने तो चावल की इस फसल के बारे में सुना तक नहीं था। He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice, उसने कहा कि गांव वाले मुझे जो है घुमाने ले जा रहे थे और इस नाम से कोई चावल ही नहीं था। ऐसा किसने कहा? कृषि अधिकारी ने, एग्रीकल्चर ऑफिसर ने। नंबर 13, this name, he rattled off the names of a number of latest hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a try। rattled होता है talk rapidly and at a length, मतलब वो एक साथ में ही बहुत सारे नाम बता दिया उसने, नए नए नाम बता दिए, ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, मतलब उन्होंने कई नवीनतम संकरों के नाम बताए, यहाँ तक कि परीक्षण के लिए उनमें से कुछ मुझे मुफ्त में देने की भी पेशकश की। एंड इवन ऑफर्ड टू गिव मी सम ऑफ दैम, और मुझे ऑफर कर दिया, पेशकश कर दी, टू गिव मी दैम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ए ट्राई, मतलब कि फ्री में ले जाओ तुम थोड़ा उगा के देखने के लिए। ऐसा किया उन्होंने, किसने? एग्रीकल्चर ऑफिसर ने।
कर्सिंग माई सेल्फ फॉर वेस्टिंग टाइम विद हिम, और मतलब मैंने अपने आप को कोसा। उसको क्या लगा कि अरे भाई मैं तो आया था अपने ये जानकारी देने के लिए कि कृषि अधिकारी को तो पक्का कुछ पता होगा, मगर उसको कुछ पता नहीं था। वो क्या कह रहा है, कर्सिंग, कोस रहा है अपने आप को समय बर्बाद करने के लिए। उसके साथ समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसते हुए आई मूव्ड ऑन टू दी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मैं अगले गंतव्य की ओर बढ़ गया। मतलब कृषि अधिकारी के पास जो आया उसका जो भी समय लगा उससे उसे कोई फायदा नहीं मिला। नेक्स्ट है पैराग्राफ 14। दिस टाइम इट वॉज द आदिवासी महामंडल एट कासा विच बाइज राइस फ्रॉम द आदिवासी विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और इस बार क्या था, कासा का आदिवासी महामंडल था जो सरकार की लिस्ट ओर से आदिवासी ग्रामीणों से चावल खरीदता था। वो क्या करता था, विच बाइज राइस फ्रॉम द आदिवासी विलेजर, जो आदिवासी ग्रामीणों से चावल खरीदा था ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से क्या करता था, वो आदिवासी ग्रामीणों से चावल खरीदता था। आगे देखते हैं, कसबाई डिडंट फिगर इन देयर फाइल्स, और कसबाई का नाम उनकी फाइलों में भी नहीं था, मतलब वो भी कसबाई चावल के बारे में नहीं जानते थे। ए गुड इंडिकेशन वाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी इन मोर, और ये कहता है ये एक अच्छा संकेत था कि लोगों ने इसे और क्यों नहीं बढ़ाया। द मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइस, जब मार्केट खुद ही उस चावल को नहीं पहचानता है तो खरीदेगा कौन। सो इफ़ यू ग्रो इट यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट, तो अगर आप इसे उगाते भी हैं तो आप इसे बेच नहीं पाएंगे। मतलब अगर कोई जानेगा ही नहीं उस चीज़ के बारे में तो कोई क्यों खरीदेगा उसे। However, the officer in charge had more knowledge of rice and did remember kasbai being sold to him a few years ago. हालांकि यहाँ के जो प्रभारी थे, जो अधिकारी थे, उनको इस चावल के बारे में अधिक जानकारी थी और उन्हें याद था कि कुछ साल पहले कसबाई को उन्हें बेचा गया था। मतलब वो जानते थे कि कुछ समय पहले कसबाई उनको बेचा गया था। एक वही अकेले थे जो इसके बारे में जानते थे, ऑफिसर इंचार्ज जो थे, अधिकारी थे, प्रभारी अधिकारी। Paragraph 15. So when I in Dhanivari Baban and I started looking for Devu Handa and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a चारपाई। इसलिए जब मैं धनीवारी में बब्बन और मैंने देवू हांडा की तलाश शुरू की और एक भूरे रंग का बूढ़ा टोपी पहने अपने घर के बाहर एक चारपाई पर बैठे मिला। ग्रेइंग ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा, वियरिंग ए कैप मतलब कैप पहने हुए, सिटिंग आउटसाइड हिज हाउस अपने घर के बाहर ऑन ए चारपाई एक खाट पर। सॉरी। एन एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, गांव का एक गांव के जो एक्स सरपंच थे, मतलब गांव के जो पूर्व जो थे, कौन थे, सरपंच थे, एक्स सरपंच जो थे गांव के, ही हैड एकर्स ऑफ लैंड, उनके पास एकड़ जमीन, ए ह्यूज हाउस एक बड़ा घर, एंड ए लार्ज फैमिली और एक बड़ा परिवार था। किसके पास, गांव के जो पूर्व सरपंच थे उनके पास 1 एकड़ जमीन थी, एक बड़ा घर और एक बड़ा परिवार था। आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्लीजेंट्रीज वी केम टू द टॉपिक ऑफ कसबाई। हमने जो थी सामान्य सुख दुख का आदान प्रदान करने के बाद, मतलब सामान्य जो नॉर्मल बातचीत होती है वो करने के बाद हम कसबाई के विषय पर आ गए। द मियर मेंशन ऑफ कसबाई एंड देवू हांडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट। सिर्फ कसबाई और देवू हांडा का उल्लेख मात्र अतीत में चला गया, मतलब उनको याद आ गया पुरानी चीज़ें, वो चावल भी याद आ गया। His eyes turned dreamy and with a tremble in his voice he told us how the entire village at one time grew only kasbai। और उन्होंने बताया कि एक समय था, मतलब कैसे एक समय में पूरे गांव में केवल कसबाई का ही विकास होता था, मतलब पूरा गांव जो था वो सिर्फ कसबाई चावल उगाता था। ऐसा किसने बताया, गांव के पूर्व जो सरपंच थे उन्होंने। ही सेड, उन्होंने कहा, देयर वॉज ए टाइम व्हेन पीपल पासिंग आवर विलेज ड्यूरिंग लंच टाइम वुड बी फोर्स्ड टू स्टॉप एंड आस्क फॉर ए मील। कि एक समय था जब दोपहर के भोजन के समय हमारे गांव से गुजरने वाले लोग रुक जाते थे और भोजन के लिए पूछते थे, मतलब ऐसी खुशबू थी उनके चावल की। सच वॉज द एल्यूरिंग अरोमा ऑफ कसबाई। कसबाई की आकर्षक सुगंध ऐसी थी कि जब दोपहर का समय होता था भोजन का और लोग उनके गांव के सामने से गुजरते थे तो वो भोजन के लिए रुक जाते थे। द एंटायर एरिया वुड हैव दिस हैडी अरोमा हैंगिंग इन द एयर एज ऑल द हाउसेस कुक द सेम राइस। पूरे क्षेत्र में यह खुशबू जो थी, सुगंध हवा में लटकी रहती थी, क्योंकि सभी घरों में एक ही चावल पकाया जाता था। कौन सा, कसबाई। Today he said, आज उन्होंने कहा, no one grew कसबाई and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties। उन्होंने कहा कि आज कोई भी कसबाई नहीं उगाता और सभी ने नई संकर किस्मों को उगाना शुरू कर दिया है। हाइब्रिड मतलब शंकर किस्मों को उगाना शुरू कर दिया है। He claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid। उन्होंने दावा किया कि उसे इस चावल को खाने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ा जो इतना नीरस था। So insipid, insipid मतलब नीरस था, मतलब वो बूढ़ा था, उसको पता था कसबाई की खुशबू कैसी है, कसबाई कैसा है, तो वो खाता था। लेकिन जब लोगों ने उगाना बंद कर दिया तो उसको भी नॉर्मल चावल खाना पड़ा, हाइब्रिड वाला जो लोग उगाते थे।
पैराग्राफ 15 तक कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं पैराग्राफ 16 की तरफ। विद द एडवेंट ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के आगमन के साथ, फार्मर्स वर टेम्पटेड टू ग्रो ए सेकेंड क्रॉप एंड कसबाई बीइंग ए लॉन्ग ड्यूरेशन राइस वॉज रिप्लेस्ड बाई द शॉर्टर ड्यूरेशन हाइब्रिड्स सो दैट द हार्वेस्ट कुड बी डन अर्लियर। दिस एंश्योर्ड दैट द फार्मर्स कुड टेक अप ए सेकेंड क्रॉप। सिंचाई के आगमन के साथ किसानों को दूसरी फसल उगाने के लिए लुभाया गया। फार्मर्स वर टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब होता है लुभाया गया, टू ग्रो ए सेकेंड क्रॉप, दूसरी फसल उगाने के लिए, एंड कसबाई, और कसबाई का क्या था, कसबाई एंड बीइंग ए लॉन्ग, और कसबाई जो था वो मतलब लंबी ड्यूरेशन का चावल था, उनको छोटी अवधि के चावलों से बदल दिया गया। मतलब लोगों को ऐसा बोला गया कि छोटी अवधि का चावल उन्हें उगाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि किसान दूसरी फसल ले सकते थे। मतलब ग्राउंड खाली हो जाएगा, एक फसल जल्दी कट जाएगी तो उसके बाद दूसरी फसल लगाई जा सकती है ना, लेकिन जब वो लोग कसबाई उगाते थे तो लंबी ड्यूरेशन होने की वजह से वे लोग दूसरी कोई क्रॉप ही नहीं लगा पाते थे। इसलिए क्या हुआ, किसानों को लुभाया गया कि वो जो थे हाइब्रिड चावल ग्रो करें ताकि उनका जो फार्म है वो जल्दी खाली हो जाए उनकी लैंड और वो दूसरी फसल ले सकें। मैंने पूछा कि अगर वह हाइब्रिड से इतना ना खुश थे तो फिर मतलब क्यों उन्होंने, आई आस्क्ड व्हाई ही हैड शिफ्टेड इफ ही वाज सो अनहैप्पी। मैंने पूछा पैराग्राफ 70 कि अगर वो इतने ना खुश थे तो उन्होंने कैसे, मतलब क्यों उन्होंने जो था हाइब्रिड लगाना शुरू किया जब उन्हें हाइब्रिड पसंद ही नहीं था। नो वन फोर्स्ड हिम टू डिड दे, उन्होंने कहा कि किसी को भी मतलब ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। He smiled, वो मुस्कुराए, and replied that their fields didn't have fences। उन्होंने कहा कि उनके जो खेत थे उनमें बाढ़ नहीं थी। and once the harvest was over, और एक बार जब फसल कट जाती थी, the cattle were released, तो जानवरों को मुक्त कर दिया जाता था, यानी कि खेतों में जानवरों को छोड़ दिया जाता था। पेज नंबर 29 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1.5 पेज और है अभी इस चैप्टर का, देखते हैं। Into the fields, तो जानवरों को खेतों में जो था वो छोड़ दिया जाता था। If my field alone had kasbah, it will be a great treat for the cattle, he exclaimed। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खेत में अकेले कसबाई है तो यह मवेशियों के लिए एक पार्टी होगा। उन्होंने समझाया, मतलब जैसे ही फसल होती थी छोड़ दिया जाता था। 17 समटाइम्स वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी, और कभी कभी हमें, उन्होंने कहा कभी कभी हमें समुदाय के अनुरूप होना पड़ता है, मतलब समुदाय के साथ चलना पड़ता है। ही लैमेंटेड, लैमेंटेड का मतलब होता है विलाप करना, मतलब उन्होंने दुख जाहिर किया। हाइब्रिड्स नीड मोर वाटर, हाइब्रिड को अधिक पानी की ज़रूरत होती है, अधिक खाद की ज़रूरत होती है, और अधिक फर्टिलाइजर्स और पेस्ट, यानी कि अधिक खाद की ज़रूरत होती है और अधिक पेस्टिसाइड कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। He said that yields were good initially but of late had reduced a lot। उन्होंने कहा कि शुरुआत में पैदावार अच्छी थी लेकिन बाद में काफ़ी कम हो गई थी। Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they used। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें हर साल यूरिया और कीटनाशकों की मात्रा बढ़ानी होगी। It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemical, insatiable appetite for chemical। उन्होंने कहा कि जो नए शंकर थे, जो नए हाइब्रिड्स थे, उन्हें रासायनों के लिए एक अतृप्त भूख थी। मतलब insatiable appetite मतलब अतृप्त भूख थी, मतलब उनको उसकी हैबिट होती जाती थी तो उनको और अधिक की ज़रूरत पड़ती थी। He told us that even when there were flash floods in the 60s, और उन्होंने बताया कि क्या था, उन्होंने हमें बताया कि 60 के दशक में जब अचानक बाढ़ आई थी, कसबाई हैड स्टूड इट्स ग्राउंड, मतलब कसबाई भी तभी भी अपने ग्राउंड में खड़ी थी, मतलब वो इतनी मजबूत फसल थी कि बाढ़ भी उसे गिरा नहीं पाई थी चावल की फसल को। ही फॉन्डली रिमेंबर्ड हाउ द राइस वॉज स्टिल स्टैंडिंग व्हेन दे ऑल रिटर्न टू द विलेज आफ्टर द फ्लड हैड रिसीडेड। उन्होंने बड़े प्यार से याद किया कि कैसे चावल अभी भी खड़े थे जब वे सब बाढ़ के उतर जाने के बाद गांव लौट आए थे। मतलब बाढ़ आई थी तो वे गांव से चले गए थे, लेकिन गांव, और उनको लगा होगा कि फसल मर गई होगी, लेकिन जब वे गांव आए तो उन्होंने देखा कि चावल की फसल जो थी, कसबाई चावल की फसल, वो वैसी की वैसी ही खड़ी थी। सच वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द राइस, ऐसी शक्ति थी इस चावल की। बट लुक व्हाट वी हैव डन, ही र्यूड, लेकिन देखो, मतलब उन्होंने अफसोस जताया कि देखो हमने क्या किया है, उन्होंने ऐसा अफसोस जताया। ही र्यूड मतलब उन्होंने जो था वो अफसोस जताया। पैराग्राफ 18 की तरफ मूव करते हैं। As he went on reminiscing about the rice, और जब उन्होंने राइस भी gently guided him back to the reason for our visit, और जैसे ही चावल के बारे में उन्होंने याद करता चला गया, हमने धीरे धीरे उसे कसबाई के बीज हमारे आने के कारण पर वापस निर्देशित किया। मतलब उन्होंने उसको बताना शुरू किया कि भाई हम तो कसबाई के बीजों के लेने आए हैं, उसके बारे में बताना शुरू किया, उस टॉपिक पे आए।
ही वॉज श्योर वह निश्चित था दैट देयर वॉज नॉट ए सिंगल विलेजर इन दिस एरिया इन हिज एरिया हु वुड हैव द सीड्स ऑफ कसबाई। और वो ये मतलब उसको यकीन था कि उसके इलाके में एक भी ग्रामीण ऐसा नहीं है जिसके पास कसबाई का बीज होगा। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द ओनली पीपल हु स्टिल ग्रू इट वर द आदिवासीज इन ए हैमलेट एट द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन इन द नेक्स्ट विलेज असरवारी। वी बिड फेयरवेल टू देवू हांडा हु लविंगली ब्लेस्ड अस एंड सेड महालक्ष्मी द लोकल गॉडेस विल गिव यू द सीड्स ऑफ कसबाई। अब वो कहते हैं उनके अनुसार अभी भी इसे उगाने वाले कौन लोग थे, जो अगले गांव असारवारी में पहाड़ों की तलहटी बस्ती में रहते थे। और वे कौन थे, आदिवासी। मतलब वो कहता है कि सिर्फ आदिवासी थे जो अभी भी इसे उगाते थे, जो पहाड़ी के मतलब तलहटी में रहते थे। हैमलेट मतलब तलहटी एट द फुट हिल्स, पहाड़ी के। फेयरवेल टू द देवू हांडा, उन्होंने देवू हांडा को विदाई दी जिन्होंने हमें प्यार से आशीर्वाद दिया और कहा कि स्थानीय देवी महालक्ष्मी तुम्हें कसबाई के बीज देगी। यानी कि पैराग्राफ 18 को समराइज करते हैं। जैसे ही वे चावल के बारे में याद करता चला गया कौन, सरपंच, उन्होंने धीरे धीरे उसे कसबाई के बीज हमारे आने के कारण पर वापस निर्देशित किया। लेकिन उन्हें यकीन था कि उनके इलाके में ऐसा कोई भी ग्रामीण नहीं था जिसके पास कसबाई के बीज होंगे। उनके अनुसार अभी भी इसे उगाने वाले वे लोग थे जो अगले गांव सारवरी में पहाड़ों की तलहटी में एक बस्ती में रहते थे। हमने देवू हांडा को विदाई दी जिन्होंने हमें प्यार से आशीर्वाद दिया और कहा कि जो स्थानीय देवी है महालक्ष्मी लोकल गॉडेस है वही तुम्हें बीज देगी, किसके, कसबाई के। पैराग्राफ 19 पे आते हैं। In Asarwari village, we asked the sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. और जो हमारा असारवरी गांव में थे हमने सरपंच से हमारी मदद करने के लिए कहा क्योंकि हम स्थानीय बोली के साथ बहुत धारा प्रवाह नहीं थे, मतलब हमें नहीं आती थी। फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह होना। He sent his assistant जीवन with us into the hills। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने असिस्टेंट, अपने सहयोगी जीवन को, अपने सहायक जीवन को हमारे साथ पहाड़ियों में भेज दिया। आफ्टर ए हाफ आवर वॉक, आधा घंटा चलने के बाद, थ्रू थिक वेजिटेशन, घनी वनस्पतियों के बीच में, वेजिटेशन होता है वनस्पति, या थिक मतलब घनी, क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स एंड डिचेज एंड स्क्रैम्बलिंग ओवर रॉक्स एंड ग्रेवल, वी रीच द स्लीपी हैमलेट ऑफ बोरीपदा। आधा घंटे चलने के बाद कई धाराओं और खाइयों को पार करते हुए, चट्टानों और बजरी पर चढ़ते हुए हम बोरीपाड़ा के नींद वाले पड़ाव पर पहुंचे। रीच द स्लीपी हैमलेट, नींद वाले पड़ाव पर पहुंचे, किसके, बोरीपदा के। There were just 2 ramshackle houses in front of us and we wondered if this was the right place। और हमारे सामने सिर्फ 2 जर्जर घर थे। रैमशैकल मीन जर्जर, टूटे फूटे घर थे और हम सोच रहे थे कि क्या यही सही जगह है। A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity। एक घर के सामने बैठी एक झुर्रीदार बूढ़ी औरत ने हमें उत्सुकता से देखा। As we approached her, we signaled to जीवन to ask the crucial question। और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे हमने जीवन को महत्वपूर्ण सवाल पूछने का इशारा किया। कौन सा महत्वपूर्ण सवाल, वे यही तो जानने आए थे ना कि उसके पास जो था कसबाई के बीज हैं या नहीं। She muttered in reply and we looked at जीवन for a quick interpretation। उसने क्या किया, वो बुदबुदाई और हमने त्वरित व्याख्या के लिए जीवन को देखा। मतलब उसने जो कुछ भी उत्तर दिया वो जानने के लिए उन्होंने किसकी तरफ देखा, जीवन की तरफ, क्योंकि जीवन ही था जिसे लोकल लैंग्वेज आती थी। He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it। वो मुस्कुराया और हमें सूचित किया, मतलब उसे बहुत खुशी हुई कि उसके पास चावल हैं और लेकिन वो जानना चाहती है कि हम कौन थे और हमें वो क्यों चाहिए थे। मतलब आदिवासी महिला के पास जब वो गए जो एक टूटे फूटे जर्जर मकान के पास बैठी थी, बूढ़ी झुर्रीदार, उसने कहा हाँ उसके पास चावल के बीज थे और जीवन ने उन्हें बताया जब ये बात तो उनको बहुत खुशी हुई। पैराग्राफ 20 पे आते हैं। इट वॉज ए डिफ़िकल्ट टास्क टू कीप ए स्ट्रेट फेस। मतलब सीधा चेहरा रखना एक मुश्किल काम था। मतलब उनको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उनके लिए मतलब स्ट्रेट फेस रखना बहुत ही कठिन कार्य हो रहा था। आई हैड टू कंट्रोल ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हग हर। और उसकी क्या इच्छा हो रही थी कि वो उसे गले लगा ले, लेकिन उसने अपनी इस इच्छा को क्या किया, कंट्रोल किया। आई हैड टू आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स, महीनों की खोज के बाद, बेचारा कब से कसबाई को ढूंढ रहा था। हमें वी हैड फाउंड द एल्यूजिव कसबाई, हमें मायावी कसबाई मिल गई थी। एल्यूजिव का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच और रिसीव, ऐसी चीज़ जिसको बहुत मुश्किल से पाया जा सके, प्राप्त किया जा सके या फिर पकड़ा जा सके। तो वो कह रहा है हमें ये मायावी कसबाई जो था वो बहुत मुश्किल से मिला। सोचो कहाँ कहाँ की यात्रा करनी पड़ी उस बेचारे को कसबाई ढूंढने के लिए। We explained to her that we were from Pet nearby and we needed the seeds to grow it। हमने उसे समझाया कि हम पास के पेट से हैं और हमें इसे उगाने के लिए बीज की ज़रूरत है। We asked for 10 kilograms of rice। हमने क्या किया, हमने 10 किलो चावल मांगा।
शी मटर्ड एंड स्काउड, वह बुदबुदाई और चिल्लाई, स्काउड में चिल्लाई। जीवन इंटरप्रेटेड दैट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ पेट विलेज एंड ऑल्सो डिडंट हैव ए वेइंग स्केल। उसने कहा कि उसने पेट के बारे में पूरे जीवन ने व्याख्या की कि उसने पेट गांव के बारे में कभी सुना ही नहीं था और उसके पास तोलने का पैमाना भी नहीं था। शी वॉज विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन बास्केट्स, वह केवल टोकरियों में बीज देने को तैयार थी। We asked for a single basket of rice and जीवन told us to pay her something. हमने एक टोकरी चावल की मांगा और जीवन ने हमें उसे कुछ भुगतान करने के लिए कहा। I handed over a 100 rupee note and for the first time in the last 10 minutes, मैंने उसे एक 100 रुपये का नोट जो था वो थमा दिया and for the first time in the last 10 minutes her face broke into a smile. और आखिरी 10 मिनट में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। She nodded her head in approval, और उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। मतलब 100 रुपये लेकर उसने एक टोकरी चावल जो थे उनको दे दिए। लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ 21, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो। एज वी वॉक बैक, जब हम लौट रहे थे, अगेंस्ट द फेडिंग सनसेट, लुप्त होती सूर्यास्त के खिलाफ, मतलब सूर्य तो छिपने वाला था। लिविंग बिहाइंड ए स्माइलिंग ओल्ड लेडी, एक मुस्कुराती हुई बूढ़ी औरत को पीछे छोड़ते हुए। आई कुडंट हेल्प बट वंडर दैट हियर नेस्लिंग इन द फुट हिल्स of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city were the real people of the India. उसको कैसा लगा कि मतलब उस हंसती मुस्कुराती बूढ़ी औरत को पीछे छोड़ते हुए, जिसको मतलब मैं मदद नहीं कर सका, उसे आश्चर्य हुआ कि यहाँ सड़क या शहर की हलचल से दूर एक अनजान पहाड़ी की तलहटी में जो लोग बसे हुए थे वही जो थे कैसे थे, रियल पीपल ऑफ इंडिया, असली भारत के लोग थे। मतलब जिनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, उनको पेट गाँव तक का नहीं पता था, वही सच्चे भारत के लोग थे। दीज वर द पीपल हु स्टिल हेल्ड ऑन टू द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर लैंड एंड नो वन इवन केयर्ड अबाउट दैम। वो कह रहा है ये वो लोग थे जो अभी भी हमारी भूमि की समृद्ध जैव विविधता पर काबिज हैं और किसी को इनकी परवाह तक नहीं है। मतलब यही वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक संभाल रखा है हमारे मतलब बायोडाइवर्सिटी को, लेकिन इनकी किसी को परवाह ही नहीं है। हर जगह घूमने के बाद, एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिलने के बाद, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने के बाद, लास्ट में एक आदिवासी बूढ़ी ग्रामीण महिला ने उसे जो थे कसबाई के बीज दिए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ हाइब्रिड्स, उन्होंने शंकर के बारे में, मतलब शंकरों के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में और पेस्टिसाइड्स के बारे में कभी सुना ही नहीं था। दे जस्ट ग्रीव देयर राइस एंड एट वॉट दे गॉट, उन्होंने मतलब वे जो आदिवासी लोग थे, वे जो इतने सीधे साधे लोग थे, वो जानते ही नहीं थे कि क्या हाइब्रिड है, क्या उर्वरक है या फिर क्या कीटनाशक है। उन्होंने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपना चावल उगाया और जो मिला उसे खा लिया। दे जस्ट ग्रीव देयर राइस, उन्होंने सिर्फ अपना चावल उगाया, एंड एट वॉट दे गॉट, और जो उनको मिला वो उन्होंने खा लिया, मतलब जो उगा वो खा लिया। दी ओल्ड लेडी वी मेड हैड प्रोबेबली नेवर लेफ्ट बोरीपदा, और जो वो बूढ़ी महिला थी जिससे वो मिले थे उसने शायद बोरीपाड़ा को कभी नहीं छोड़ा था। हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस, और उसकी जो दुनिया थी वो प्रगति से अछूती थी। मतलब वो जानती ही नहीं थी कि क्या प्रगति है, मतलब क्या क्या तरक्की हो गई है, उसको कुछ नहीं पता था। वो इतनी सीधी सादी थी। एंड फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट, और एक बार मैं इसके लिए आभारी था। मतलब वो बहुत ज़्यादा आभारी था उस महिला का जिसने उसको कसबाई का चावल दिया, जिसे ढूंढने के लिए वेंकट अय्यर को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि कहाँ जाके लास्ट में उसे भगवान ने, माता महालक्ष्मी ने उनको बोला था ना, आशीर्वाद दिया उन्होंने कि महालक्ष्मी जो लोकल महालक्ष्मी है वो तुम्हें चावल मतलब उपलब्ध कराएगी। तो लास्ट में फाइनली उसको जो था चावल मिल गया। किसने ये चैप्टर लिखा है? वेंकट अय्यर ने, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आप, ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Sci को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।